नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और मेरे द्वारा आपको जीके और जीएस की क्लासेस दी जाती हैं। ये जीके और जीएस की क्लासेस रोजाना आपको 12:30 बजे दी जाती हैं। ये क्लासेस की बात करेंगे तो आपको पता है कि आज जो क्लास चलने वाली है, तो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा कि 46वीं क्लास चलने वाली है। इसका मतलब है कि मैं इससे पहले 45 क्लास करा चुका हूं, यानी 45 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। और अगर आपने 45 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आपको कहां जाना है, आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस में चैनल पे जब जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है, आप वहां जाएंगे, वहां आपको जीके जीएस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने ये क्लासेस देख ली तो आपका यूपीएसआई में जो 40 का टारगेट है ये कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि यहां पर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, उनका पूरा हूबहू तरीका मैंने यहाँ पे अपनाया है और उसी तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराए हैं। फिर उसका सॉल्यूशन भी मैं इस तरीके से प्रोवाइड करता हूँ जिससे चीज़ें हमें समझ में आ सकें, और अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया तो हमें लगता है कि हम आगे उसके आंसर भी निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता है, हाँ जी बिल्कुल, निखिल जान और रितेश तिवारी सभी को प्रणाम, नमस्ते और गुड आफ्टरनून। आपका पता है अब आपको करना क्या है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जुड़ते ही शेयर कर दिया करो, जैसे ही जुड़ो तुरंत पहले शेयर कर दिया करो अपने साथियों को जो यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। बाकी का आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे केवल जीके जीएस नहीं है, हमारे यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस दी जाती हैं। रीजनिंग के बाद आप यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस भी देखते हैं, और अभी हाल ही में आपने मैथ की क्लास देखी थी जो कि 11:30 बजे चलती है। और मैथ्स की क्लास के बाद में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं 12:30 बजे, जो कि आपकी जीके और जीएस की क्लासेस होती है। और फिर शाम को 9 बजे आप हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है चाणक्य सीरीज के साथ में। ये आपकी क्वेश्चन सीरीज है जहां पे हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। बाकी अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो क्या करें सर, तो आपके लिए यहाँ पे बैच भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझनी है, आपको ये जानना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये जानना है कि कैसा सिलेबस रहता है, आपको ये जानना है कि क्या पढ़ना है, आपको जानना है कि कितना पढ़ना है, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है और किस पर कम फोकस करना है, ये जानना है कि हमें यहाँ पे पढ़ाया कैसे जाएगा, तो आप यहाँ पे हमारा बैच ले सकते हैं, चाणक्य 2.0 बैच। और ये बैच की खासियत क्या है, आपको पढ़ाने का तरीका तो खासियत है ही, इसके अलावा इसका प्राइस बहुत खास है और इसका प्राइस है मात्र 99 रुपए। जी हाँ, 99 रुपये में आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे सस्ता बैच आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, और सस्ते के साथ में इससे अच्छा बैच भी आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपने यहाँ पे इनके डेमो देखें, अगर आप यहाँ पे एक बार डेमो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा क्यों ना इस बैच को खरीद लिया जाए। और ये डेमो मिलेंगे कहाँ पे, तो आप सबसे पहले जाएंगे हमारी एप्लीकेशन बाई एससी ऐप। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, बाई एससी ऐप पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, बाई एससी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो भाई मोबाइल उठाओ, मोबाइल उठाने के बाद में प्ले स्टोर से डाउनलोड करो बाई एससी ऐप, और बाई एससी ऐप पर जाकर क्या करना है भाई, आपको पहले रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद में लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे हमारे बैचेस दिख जाएंगे, और ये बैच जो कि 99 में है भाई, पूरा कहते ना मौके का फायदा, बहुत ही जल्दी ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये बैच आपको 99 की जगह पे 599 में मिलेगा। इससे बढ़िया है कि जो मौका आपको आज मिला है 99 में खरीदने का, तो आप जाकर अभी खरीद सकते हैं। तो मौका आपके पास है, तो जल्दी करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। तब तक हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन सीरीज पर, जो कि एक है चाणक्य सीरीज के नाम से, और बैच का नाम है चाणक्य 2.0 बैच 99 का। ठीक है सर, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी बैच है क्या? अरे भाई हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर का अभी बैच नहीं है, लेकिन हाँ उसको भी हम जल्दी लाने वाले हैं। जितने भी बैच हैं, आपकी जो भी क्वेरी हैं वो सारे आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, हम यहाँ पे जैसे ही आपका वो कोर्स आएगा वो आपके पास में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसी के बाद में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। और इस क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको बता दूं, आपको जुड़कर करना क्या है, सबसे पहले कॉपी पेन लेके चलना है। कॉपी पेन से आप वहां पर जो आपके नोट करने वाली चीजें उनको नोट करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे कमेंट में भी उसके आंसर देंगे। और लास्ट क्लास में आपको क्या करना है, फीडबैक देना है कि क्लास कैसी लगी है, और उसके साथ ही आपको यह बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपने आज क्या सीखा, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? अभी हाल ही में आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगा था,
और पूछा क्या जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला है यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। ठीक है, यानी पूछा क्या जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है और उसके अलावा कौन सी नदी यहां पे आके मिलती है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। खुशबू जी, बिल्कुल आपको बस आंसर देने हैं यहां पे, और ये ध्यान रखना है, चीजों को समझना भी है। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला कब लगता है? 12 साल में लगता है। और 12 साल में लगता है तो आप अगर ये भी जानेंगे कि भाई ये तो 4 जगह पे लगता है, तो 4 साल बाद 4 जगह पर लगता है। हर 4 साल बाद में 4 जगह पर लगता है। और वो 4 जगह आपकी कौन सी हैं? तो आप कहेंगे सर पहला है प्रयागराज। और प्रयागराज में कहां लगता है? संगम के तट पर लगता है। और ये संगम के तट पर आपका कौन सी नदियां हैं? यमुना है, गंगा है और सरस्वती नदी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी का सर बता दो, बिल्कुल बताएंगे सही। आपका प्रयागराज के बाद ये लगता है हरिद्वार में। और हरिद्वार में कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे सर गंगा नदी पर लगता है। हरिद्वार के बाद आप देखेंगे तो सर ये नासिक में लगता है। और नासिक में किस नदी के किनारे लगता है? तो आप कहेंगे सर गोदावरी में लगता है, गोदावरी के किनारे लगता है। एक है आपका उज्जैन का एरिया, यानी उज्जैन, जहां पर भी कुंभ मेला लगता है। और यहां पे जो नदी है उसका नाम क्या है? क्षिप्रा नदी है। तो किस नदी के किनारे लगता है, कितने लगते हैं, और उन चारों जगह के नाम क्या है? और यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश का आंसर खुशबू ने भी बता दिया 12 साल बाद। एबी डिविलियर्स कहते हैं हाँ अर्ध कुंभ जो है वो 6 साल बाद लगता है। ठीक है, हाथरस में दाऊजी महाराज मेला लगा हुआ है इस समय, आप आ जाइए देखने। ठीक है, अगर आपने बुलाया है तो देखेंगे। रितेश तिवारी का भी आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अगर आपके जिले में यानी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति हो तो उसे कौन करेगा? क्या उसे गवर्नर करेगा? गवर्नर करेगा तो क्या अकेले करेगा? अगर अकेले नहीं कर रहा तो किसका कंसल्टेशन उसके लिए जरूरी है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा और किसके साथ में परामर्श के द्वारा की जाती है। केवल राज्यपाल नहीं करता, परामर्श लिया जाता है, राय ली जाती है। तो राय किसके साथ ली जाएगी? ये आपके पास में ऑप्शन है। इन चारों में से आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ भाई, जुड़े हो तो आंसर भी जल्दी दिया करो। बाकी मैं आपको बता दूं कि देखो अपॉइंट तो किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज को गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। और यहां पे कंसल्टेशन, राय की बात की जाएगी, परामर्श की बात की जाएगी। तो परामर्श आपको लेना पड़ेगा, और वो किसका लेना पड़ेगा? हाई कोर्ट के द्वारा। किसका? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के साथ आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट के साथ अगर कंसल्टेशन कर रहे हो तो आपका ये आर्टिकल भी तो होगा कोई ना कोई। तो भाई उस आर्टिकल नंबर बता दो। तो आर्टिकल नंबर की अगर बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर जो है वो है 2, 3 और 3। 233 के तहत गवर्नर जो है वो यहां पर डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करता है, लेकिन हाई कोर्ट का कंसल्टेशन बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप क्या बताएंगे सर? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी कहां गया? बी कह रहा हूं मैं, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर होगा। आकाश का आंसर सही है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बताया। जब डिविलियर्स का जान का आंसर भी डी है, और खुशबू ने आंसर बी बताया है। लेकिन यहां पे आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। यहीं पर लिखा हुआ है हाई कोर्ट के साथ में कंसल्टेशन। तो वो कहते हैं ना, गवर्नर का आदेश, हाई कोर्ट की राय। गवर्नर का आदेश, हाई कोर्ट की राय, तभी बनेगा जिला जज। यही है सच्चाई। इस तरीके से हम यहां पे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं कि आदेश किसका है? गवर्नर का है। राय किसकी है? हाई कोर्ट की है। और जज कब बनेगा? जज तब बनेगा जब ये दोनों चीजें होंगी साथ में। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। रितेश तिवारी का आंसर डी है। सर खोए खोए हैं आज, क्या बात है? कहां पे खोया हूं मैं कहीं नहीं खोया हूं। ठीक है, एक गलती हो गई, क्या उसमें देखा नहीं था मैंने, डी ऑप्शन है। लेकिन बताया तो यही था ना कि राज्य का हाई कोर्ट के साथ ही होगा। इसमें क्या खोना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे क्या कहता है?
उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि हमारे यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, ये आपको दिख भी रहे हैं घास के मैदान हैं। अब आप अलग अलग जाएंगे, जैसे मैंने कहा एशिया, सेंट्रल एशिया में घास के मैदानों को कुछ कहा जाता है, इसी प्रकार से अमेरिका में घास के मैदानों को कहा जाता है कुछ, और अफ्रीका वाले पार्ट में घास के मैदानों को कुछ कहा जाता है। लेकिन हमसे कौन सा पूछ रहा है? उत्तरी अमेरिका का पूछ रहा है, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो यहां पे आप क्या कहेंगे? सर हमारे पास में ना सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, तो सेंट्रल एशिया है, यहां पे घास के मैदानों को कुछ कहा जाता होगा। मैंने कहा सर आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के घास के मैदान पूछे जाते हैं। आपसे सर नॉर्थ अमेरिका के भी घास के मैदान पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप कहेंगे सर अफ्रीका में भी घास के मैदान मिलते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है ना, उसमें आपको अलग घास के मैदान मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे ना, तो यहाँ पे तो पिच बहुत ज़्यादा बाउंस होती हैं, तो इस तरीके से हमारे पास घास के मैदान मिलते हैं। जब मैं सेंट्रल एशिया की बात करता हूँ तो घास के मैदानों को क्या कहा जाएगा? स्टेपीज कहा जाता है घास के मैदानों को। जब मैं साउथ अमेरिका अपनी अमेरिका की बात करता हूँ तो घास के मैदान पंपास के नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो घास के मैदानों को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से अफ्रीका की जब मैं बात करूंगा तो इसे सवाना के नाम से जाना जाता है। और यहां आगे बढ़ते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, तो साउथ अफ्रीका में इसे विल्ड के नाम से जाना जाता है। और मैंने क्या कहा था? ऑस्ट्रेलिया में पिच बहुत बाउंस होती हैं, इसलिए इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। बता दो कौन सा आंसर होगा? नॉर्थ अमेरिका वाला, रोटी की टोकरी, जहां पे गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? नॉर्थ अमेरिका का प्रेयरी। प्रेयरी कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। अफ्रीका का सवाना, हाँ जी बिल्कुल अफ्रीका का सवाना। जान का आंसर बी है, अवनीश कुमार डिलीट कर चुके हैं। रोहित तिवारी का आंसर बी है, और राहुल चौहान, अवनीश कुमार, खुशबू, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत ही सही आंसर जा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान प्रेरीज, रोटी की टोकरी प्रेरीज, गेहूं का उत्पादन ज्यादा कहां पे? प्रेरीज में, इसलिए नॉर्थ अमेरिका किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है गेहूं के उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब बात कर लेते हैं मानव के अधिकारों की। अब मानव के अधिकारों की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो भारत में मानव संरक्षण के लिए पहला बड़ा कानून कब बना था? आजादी से पहले बना था या आजादी के बाद बना था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शन आपके आजादी के बाद के हैं, तो इसका मतलब समझ के होंगे कि मानव संरक्षण के लिए पहला कानून जो बना था वो आजादी के बाद बना था। लेकिन हमने किसको फॉलो किया था? तो सर आप कहेंगे यहां पर हमने जो फॉलो किया था वो यूएन को फॉलो किया था। किसको फॉलो किया था? यूएन को फॉलो किया था। यूएन के द्वारा 1948 में क्या किया जाता है? यूएन के द्वारा 1948 में क्या किया जाता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दी जाती है ह्यूमन राइट्स के लिए। क्या दिया जाता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो क्या यहीं पर हमने भारत ने भी इस पर काम कर लिया था? नहीं, भारत को यह बाद में समझ में आया कि यार ह्यूमन के भी राइट्स होते हैं, इन पर भी हमें प्रोटेक्शन करना है, हमें इनको बचाने की भी बात करनी है, संरक्षण करना है, तो क्यों ना हम भी क्या कर दें, हम भी एक कानून बना दें। और ये कानून बनाने के लिए इन्हें कितनी साल लग गए? लगभग 40 साल लग जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1948 नहीं है भाई, नहीं है। 1948 तो मैंने वो बताया है कि यहां पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दिया था यूएन के द्वारा, लेकिन भारत ने कब लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1993, 1993, क्योंकि यहां भारत का पूछा गया है। अच्छा, भारत का नहीं पूछा गया है, पहले भारत के लिए ही बात करते हैं। तो भारत में क्या हो जाएगा? 1993 हो जाएगा। और 1948 में यूएन के द्वारा, क्योंकि भारत का नहीं पूछा है तो हम दोनों लेके चलते हैं, सी और डी दोनों लेके चलते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर यहां पे भारत के लिए पूछता तो हम क्या कहते, तब आपका 1993 होता, और आपसे यहां पे यूएन के द्वारा पूछा जाए तो 1948 हो जाएगा। आप दोनों चीजों को याद रख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो भारत का नाम लिया गया है ना ही इंटरनेशनल, और दोनों ही ईयर दे दिए हैं, 1948 भी 1993 भी। तो इस वजह से इसको हमने सी और डी में दोनों में काउंट कर लिया, ठीक है? जैसा आप बोले भाई, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन था,
प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ने ऐसा कर रखा है, प्रीवियस ईयर ने 1990 दे रखा है, 1993, लेकिन हम यहाँ पे अपनी चीजों को भी लेके चलते हैं कि 1948 में यूएन का डिक्लेरेशन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भाई आपको पता है इंडिया हर साल किसी ना किसी देश के साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। अब मिलिट्री की एक्सरसाइज करेगा तो क्या केवल हम एक देश के साथ करेंगे? नहीं, हम तो बहुत सारे देशों के साथ कर सकते हैं। हमसे इसी प्रकार से एक एक्सरसाइज पूछी जा रही है कि वो हरिमऊ शक्ति कौन सा एक्सरसाइज है, और इस हरिमऊ शक्ति में हम किस देश के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, कहाँ पे प्रैक्टिस करने जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? खुशबू सर यही तो बेवकूफ़ी की निशानी है। अब क्या किया जाए भाई, ये जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अनुप्रिया का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जान का आंसर है सी, और बाकी के भाई लोग आंसर दिया करो यार। यहां पे याद रखना हरिमऊ जो लिखा है, इस हरिमऊ का मर का मतलब होता है टाइगर। क्या होता है? हरिमऊ का मतलब टाइगर होता है। और ये टाइगर जो बोला गया है, यानी हरिमऊ कोई ना कोई शब्द तो होगा, तो ये मलय भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? टाइगर का है, मलय भाषा का शब्द हरिमऊ कहते हैं। तो हरिमऊ मतलब टाइगर। आपकी एक्सरसाइज की जा रही है टाइगर के रूप में, और ये मलय भाषा का है, तो मलय भाषा किस में बोली जाएगी? मलेशिया में बोली जाती है। इसलिए हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज मलेशिया में हुई थी, दिसंबर 2024 में हुई थी। और आपका करंट का क्वेश्चन बन जाएगा कि हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज मलेशिया में हुई, मलेशिया के साथ हुई, दिसंबर 2024 में हुई। और इसका मतलब क्या होता है? टाइगर होता है, और ये मलय भाषा में मतलब होता है टाइगर। बाकी के आप यहां पे कहेंगे कि हमारे पास में ना गरुण शक्ति नाम से भी एक्सरसाइज है, हमारे पास में ना गरुण शक्ति नाम से भी एक्सरसाइज होती हैं, हम ना मैत्री नाम से भी एक्सरसाइज करते हैं। हम यहाँ पे मैत्री के अलावा की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे युद्ध अभ्यास के नाम से भी एक्सरसाइज करते हैं, हम यहाँ पे साइक्लोन के नाम से भी एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या यार ये भी तो 2025 में हुए एक्सरसाइज हैं? ये सारी ही एक्सरसाइज 2025 में हुई हैं। तो क्या ये एक्सरसाइज किसी देश के साथ होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कौन सा देश है? तो आप कहेंगे सर गरुण शक्ति जो एक्सरसाइज हुई है ना, ये इंडोनेशिया के साथ करते हैं हम लोग। किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में। और मित्रता के संबंध हमारे किसके साथ हैं? हम लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? लोग अगर जाएंगे तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? या तो गोवा जाना पसंद करते हैं या फिर थाईलैंड जाना पसंद करते हैं। हमारे इनके साथ में हम मैत्री संबंध चाहते हैं, तो मैत्री के संबंध हमारे किसके साथ में? थाईलैंड के। और हमारा यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास चलता है, युद्ध अभ्यास के नाम से। और साइक्लोन की बात करेंगे तो ये आपका मिश्र वाला पार्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो आंसर सी हो जाएगा। आया समझ? अनुप्रिया का आंसर सी है, एबी डिविलियर्स मलेशिया, राहुल चौहान एबी डिविलियर्स के अलावा आकाश। सर ऐप पर आपका क्लास नहीं चलता है क्या? बेटा हम ऐप पर सारी क्लासेस होती हैं, मेरी भी क्लास होती है, अखिल सर की भी क्लास होती है, यादवेंद्र सर की भी क्लास होती है, हिंदी की भी क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है। सारी क्लासेस आपको एक जगह पर प्रोवाइड की जाती हैं, और हमारी एप्लीकेशन का नाम है BySCL। तो आप अगर कोर्स ले रखा है तो आपको वहाँ पे सारी क्लासेस एक जगह पर दिख जाएंगी। ठीक है? क्या नहीं पीते? क्या पीने की बात हो रही है? या पीने की बातें ना करो। राइट सवारी का आंसर आ चुका है सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपको पता है कि हमारे पास में SC और ST जो हैं, इनके लिए कभी एक ही नेशनल कमीशन था। यानी हम यहाँ पे क्या करते थे, हमने क्या किया, हमने SC और ST दोनों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमने एक आयोग बनाया था। और वो आयोग जो था ना, दोनों के लिए एक ही हुआ करता था। तो फिर इसका मतलब क्या है? आज के टाइम पे तो सर हम दो देखते हैं, SC का अलग है, ST का अलग है। इसका मतलब क्या है? ये अलग हुआ होगा। तो अलग होने का ही यहां पे पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, यानी नेशनल कमीशन बनाया गया था। तो जल्दी से बताइए ये किस टाइम पे बनाया गया था, कौन सा संशोधन करना पड़ा था, और कौन से आर्टिकल में इसे जोड़ा गया था? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। रोहित यहाँ पे कमेंट बहुत जल्दी पड़ता है। ठीक है, दारू की बात चल रही है, आप पीते होंगे। हाँ मैं तो पीता हूँ, पूरा टाइम पे मैं नशे में ही तो पढ़ा रहा हूँ। हद है यार, कैसी बातें करते हो। सर कल से बहुत परेशान है, आपका क्लास नहीं मिल रहा है। भाई कल से किस बात से परेशान हो? आपको नंबर भी दे रखा है, आपको अगर कोई परेशानी होती है भाई तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8266981579। इस पर कॉल करके आप किसी टीचर से भी बात कर सकते हैं, इस पर कॉल करके आप अपनी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, और इस पर कॉल करके आप अपने डाउट को भी खत्म कर सकते हैं। तो भाई इस पर कॉल करो ना,
आपको सारा कुछ बता रखा है, आपकी क्वेरी सॉल्व की तो जा रही है। चलिए इसकी बात करते हैं। संवैधानिक संशोधन होता है, लेकिन सबसे पहले होता है ना 65वां होता है। सर 65वां होता है तो 65वें में क्या किया जाएगा, तो 65वां संशोधन होता है। और ये 65वां जो संशोधन होता है ना, ये आपका कब होता है, ये होता है आपका 1990 में। कब होता है, 1990 में। तो क्या सर यही आंसर सही है, नहीं भाई। इसमें होता क्या है ना, हमको समझ में आता है कि एससी और एसटी के लिए ना एक कमीशन बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें जॉइंट नेशनल कमीशन बनाते हैं। क्या करते हैं, जॉइंट नेशनल कमीशन बनाते हैं। फिर एक बार याद आता है कि ऐसा करते हैं यार, एससी की चीजें अलग हैं, एसटी की चीजें अलग हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एसटी के लिए अलग से एक नेशनल कमीशन बना दें। तब ये चीज समझ में आती है हमें। कब समझ में आती है, 2003 में। और 2003 में समझ में आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा फिर से। तो हम क्या संशोधन करते हैं, 89वां संशोधन करते हैं। और 89वां संशोधन कब होता है, 2003 में। और 2003 में हम क्या करते हैं, एसटी के लिए नेशनल कमीशन बनाते हैं अलग से। और अलग से बनाएंगे तो आर्टिकल जोड़ना पड़ेगा। और आर्टिकल नंबर कौन सा, 338 ए। यानी 338 आर्टिकल के तहत एससी का नेशनल कमीशन है, और 338 ए के तहत एनसी/एसटी बनाया गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भाई मेरा शुरुआत का करते हुए जो आपका आंसर देते बी गलत हो गया। खुशबू का आंसर 89, मेरी जान का आंसर डी है। खैनी गुटखा खाने वाले हाजिरी लगा लो भाई, हाजिरी जैसे लगाना है। मैं सिर्फ खून पीती हूँ भाई। बहुत ही अच्छा, ये बहुत सही चीज़ है। जो मच्छर वगैरह होते हैं ना, वो खून ही पीते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया, आगे बढ़ दें, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचे। डी आंसर हो गया। अरे भाई खैनी वैनी की बात है मत करो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहता है, एक बार क्या होता है, गांधी जी जाते हैं अफ्रीका। अफ्रीका जाते हैं तो कब चले जाते हैं, तो भाई ये चले जाते हैं 1893 के आसपास। क्यों जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां इन पर नस्ली टिप्पणी होती है, नस्ली भेदभाव होते हैं, तो ये सत्याग्रह करने लग जाते हैं। और सत्याग्रह करते हैं, इन्हें सक्सेस भी मिलती है। अब फिर क्या होता है, गोखले को ये समझ में आता है। और तो 1915 में गांधी जी जब भारत लौटते हैं तो गोखले के साथ में मिलकर ये 2 साल तक उनके मार्गदर्शन में रहते हैं। फिर क्या होता है, तो फिर गांधी जी ना सत्याग्रह पे उतारू हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं सत्याग्रह करूंगा। तो भाई एक सत्याग्रह करते हैं, चंपारण सत्याग्रह। कब, चंपारण सत्याग्रह, इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे ही चंपारण खत्म होने पे आता है, फिर गांधी जी को समझ में आता है कि चलो एक और सत्याग्रह करेंगे। तो एक होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। फिर क्या होता है, तो इन्हें एक और चीज समझ में आती है कि चलिए चलिए एक और कर लेते हैं। कौन सा, सूती मिल में भी शामिल हो जाते हैं। सूती मिल के लिए भी सत्याग्रह होता है। तो गांधी जी के बैक टू बैक, कैसे ना हिट फिल्में आती थी, ऐसे ही गांधी जी की हिट सत्याग्रह आते थे। एक आपका सत्याग्रह कौन सा आया, सबसे पहले हमने देखा चंपारण सत्याग्रह। 1915 में लौटे, 2 साल का मार्गदर्शन। तो 1917 में कहां पे, बिहार के लिए। चंपारण कहां, बिहार में। बिहार में किसानों की समस्याओं को संबंधित था, नील की खेती के खिलाफ इन्होंने किया था। खेड़ा में कब किया, 1918 में। 1918 में क्या किया इन्होंने, ये पहुंचते हैं गुजरात। और गुजरात में क्या होता है, फसल खराब हो रही होती हैं, तो सरकार उस पर क्या कर, फिर भी टैक्स ले रही होती है, लगान ले रही होती है। तो इस वजह से यहां पे क्या होता है, सत्याग्रह होता है। सूती मिल की बात करेंगे, ये भी 1918 में होता है। और यही है जो आपका कहां होता है, गुजरात में होता है। सूती मिल सत्याग्रह कहां, गुजरात में होता है। और गुजरात में क्या हो रहा है, मालिक और मजदूर के बीच में विवाद हो जाता है। और जब विवाद हो जाएगा तो गांधी जी पहुंचते हैं हस्तक्षेप करने। क्यों, क्योंकि प्लेग बोनस चल रहा था, प्लेग की बीमारी थी उस जगह, बोनस चल रहा था। और उसकी वजह से उसको खत्म, प्लेग के बोनस को खत्म करने की बात चल रही थी। तो मजदूर और मालिक के बीच में हो जाता है विवाद। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए कौन पहुंचते हैं, गांधी जी पहुंचते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूरी मिले सत्याग्रह, बिल्कुल भाई। आकाश का आंसर भी, राहुल चौहान का आंसर भी, जान का, खुशबू का, रोहित तिवारी, रितेश तिवारी, अनुप्रिया, और सभी का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ चुका है और सभी बहुत सही आंसर दे रहे हैं। इसी का इस समझ में आता है कि अगर आप मेरे साथ में रोजाना क्लास ले रहे हैं तो आपके आंसर भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से रहेंगे। कुछ अलग तरीका अगर आता है, लैंग्वेज चेंज करके, वो दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले हमने पढ़ा था ये सत्याग्रह, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो भाई पुरानी क्लास भी देख लिया करो। अब बात करते हैं यहां पे,
आपने देखा होगा कि हमारे पास में गोल्ड की ज्वेलरी होती है, बिल्कुल होती है सर। घर होते हैं, हाँ जी है। जमीन है, बिल्कुल है। बेचेंगे जिससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। आप घर लेंगे, घर क्या दूसरे दिन बेच देंगे? नहीं, क्या होगा, प्रॉफिट के लिए बेचते हैं उसे। जमीन लेंगे तब भी क्या होगा, प्रॉफिट के लिए बेचेंगे, होल्ड करके रखते हैं। तो ये आपका इनकम टैक्स का एक एक्ट है जिसमें कैपिटल एसेट्स के बारे में बताया गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसे पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाएगा, कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं कि क्या पुरातात्विक संग्रह, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस जो होते हैं, ये अगर आपके पास में कोई ऐसी पुरानी चीजें मिल जाती हैं तो ये तो आपके कैपिटल एसेट्स हो गए, इसे आप बेचेंगे, आपको फायदा होगा। अगर ज्वेलरी है, फायदा होगा। अगर यहाँ पे पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस है, यानी आपके पास में घर है, उसे बेचोगे बाद में तो भी फायदा होगा। लेकिन 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 ये कैपिटल एसेट्स हैं। अगर आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड ली है, अगर आपने गांव में कोई जमीन ली है, तो ये फायदा नहीं, ये प्रॉफिटेबल पार्ट नहीं कहलाता। इसे होल्ड करके आप यहाँ पे अर्न करने के लिए इसे नहीं लेते हैं, इस पर आप कृषि करने के लिए लेते हैं। आप इससे अर्निंग चाहते हैं, इसे बेचकर अर्निंग नहीं चाहते, इसे रखकर अर्निंग चाहते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी की वजह से ये पूंजीगत परिसंपत्ति यानी कैपिटल एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डोंट कॉपी माई आंसर, बिल्कुल डोंट एंग्री मी। अनुप्रिया का आंसर सी, जान का आंसर सी, खुशबू ने आंसर बी दिया है। भाई आंसर सही जा रहे हैं, आंसर देते रहो इसी तरीके से। डिविलियर्स ब्रो क्या कह रहे हो, अपने आंसर चेंज कर लो, गलत दो नहीं करेंगे कॉपी। भाई किसको किसको क्या बोला जा रहा है यार। चलो आंसर पता चल गया क्यों इसका आंसर है सी। इसका आंसर इसलिए सी है कि इनसी एफिसल जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, उसका मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आप होल्ड कर लेते हैं केवल प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो आप यहां पे रूरल, जो भी आप गांव में जमीन लेते हैं, आप जो भी गांव में ऐसी जमीन लेते हैं जो कृषि वाली जमीन है, उसे आप कैपिटल एसेट्स नहीं कह सकते। आप उसे बेचने के लिए नहीं लेते हैं, आप उसे प्रॉफिट पाने के लिए लेते हैं। उससे अर्न नहीं करेंगे, बेचकर अर्न नहीं करते, उससे वहां पर कृषि करके अर्न करते हैं। इसलिए इसका आंसर ये होगा। यहां पे भाई फालतू की बातें ना करो, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे फालतू की बात ना किया करो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपको पता है, मान लीजिए एक कोई इंडियन कंपनी है, बिल्कुल होगी। मान लीजिए उसने किसी दूसरी इंडियन कंपनी में पैसा लगा दिया। एक इंडियन कंपनी है, उसने दूसरी इंडियन कंपनी में पैसा लगा दिया। तो ये किसका पार्ट होगा, ये आपका अपस्ट्रीम पार्ट है, या फिर ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर डाउन स्ट्रीम का पार्ट है। आप बता दीजिए कि ऐसी कोई कंपनी जो चाहती है दूसरी कंपनी में पैसा लगा के उसमें इन्वेस्ट करती है, अगर वो कंपनी खुद में इन्वेस्ट करेगी तो ज्यादा बेटर है। दूसरे में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, यानी वो दूसरी जो है उसके लिए क्या है, डाउन स्ट्रीम में जारी होगी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आंसर आंसर होता है, राइट आंसर ही तो देंगे, इतना क्यों ड्रामा करना हो, ज्यादा दिक्कत है आंसर मत करो भाई। यहाँ पे फालतू की बातें मत करो, यहाँ पे केवल आंसर देने होते हैं, आंसर ही दो। किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, मुझे नहीं लगता है इसका कोई सॉल्यूशन आपको निकलने वाला है, ठीक है सर। इसलिए कल मैंने कमेंट किया था, यहाँ खुद को ज्यादा स्मार्ट समझा जाता है। भाई एक चीज है, आपके आंसर गलत हो सकते हैं करण, आपके आंसर गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन इस पर लड़ना नहीं है, ठीक है। इस पर फालतू के बकवास, फालतू के कमेंट नहीं करने हैं। आपके आंसर सही हैं, अच्छा है, आप होशियार हो। आपके आंसर गलत हैं तो आप यहाँ पे होशियारी दिखाने नहीं आए, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, उसको सीखने आए हैं, ठीक है। इस पर बात करेंगे। मैंने कहा कोई भारतीय कंपनी है, दूसरी कंपनी में पैसा लगा रही है, तो ये आपका या तो अपस्ट्रीम का पार्ट होगा या फिर डाउन स्ट्रीम का पार्ट होगा। तो सर बताइए, जल्दी से बताइए, क्या डाउन स्ट्रीम है या अपस्ट्रीम। अगर मेरी कंपनी है तो मैं अपनी कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं अपस्ट्रीम होगा। लेकिन अगर मुझे दूसरी में लगाना पड़ रहा है तो ये मेरे लिए डाउन स्ट्रीम है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आप इन्वेस्टमेंट जानते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंडियन फॉरेन कंपनी अगर हमारी कंपनी में पैसा लगा दे, कोई विदेशी कंपनी हमारी कंपनी में पैसा लगा दे, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। और एफडीआई कब से आया, 1991 से, 1991 से, इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में। एलपीजी जब आया था मनमोहन सिंह के
वित्त मंत्री होने पर। भाई देखो, अगर लड़ने आए हो तो सीधे सीधे बात बता दूं, मैं ब्लॉक कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा पुराना स्टूडेंट, चाहे वो नया स्टूडेंट हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर बकवास करोगे तो मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा। यहाँ केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेंगे, फालतू की बकवास करने वाले नहीं रहेंगे, ठीक है? फालतू में मैं सब फिर बकवास करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अगर आपको मान लीजिए कोई तथ्य की जानकारी नहीं है, जैसे कि आपकी लड़ाई चल रही है, किसी भी तथ्य की जानकारी नहीं है, तो सजा क्या होगी? यहां पर यही क्वेश्चन है। इसे कहा गया है इनग्रेरेटियो फैक्टी एक्सक्यूसेंट का अर्थ क्या है? इसका मतलब बताइए, ये क्या होता है? इसमें किसकी वजह से यहां पे बोला जा रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका यहां पे रीजन क्या है ये पूछने का। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बेटा, शांत होने का मतलब है कि मैं शांत करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मैं ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है मेरे पास में, मैं करवा दूंगा ब्लॉक। इसलिए शांति से पढ़ लो, फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, बाकी के लोगों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ना है, दूसरी क्लास देखो, दूसरे चैनल देखो, जाओ यहाँ से। मुझे जरूरत नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे बकवास करने आते हैं। आपके पास में बहुत सारे चैनल हैं, मेरे 10 जने देखें, 20 लोग देखें, 50 देखें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, आप अपने पर ध्यान दीजिए। आंसर आ चुका है, अनुप्रिया का आंसर है बी और जान का आंसर है ए। चलिए देखते हैं। देखो एक बात बता दूं कि जब हम यहाँ पे ये वर्ड देखते हैं, एक वर्ड है इग्नोरेंटिया फैक्टेड डॉट एक्सक्यूसेट, एक है आपका इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूस। तो आप यहाँ पे एक्सक्यूसेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फैक्ट का अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि इसकी सजा क्या होगी, इस ये मैंने कहते ना कि जब मैं आप चोरी कर लेते हैं, चोरी का सामान आपने खरीद लिया और खरीदने के बाद कहते हैं मुझे जानकारी नहीं थी, आपको बिना जाने खरीद लिया था, तो इसका मतलब क्या है? आपको फैक्ट की जानकारी नहीं थी, आपको नहीं पता था कि वो चोरी का है। तो इसे कोर्ट कंसीडर कर सकता है, इस पर आपको माफी दे सकता है। लेकिन 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 अगर आप कहें कि मुझे लॉ का नहीं पता था, मुझे कानून का नहीं पता था, तो आपको उस जगह पर जानकारी नहीं है, तो आपको माफी नहीं मिलेगी। फैक्ट वाली चीजों पे माफी लिख सकती है, लेकिन लॉ वाली चीजों पे आपको माफी नहीं दी जा सकती। आप नहीं कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था। इसी प्रकार से यहां पे क्या लिखा है? इंग्रोरेटिया फैक्टी एक्सक्यूसेट का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि आपको फैक्ट नहीं पता है तो आपको माफी दी जा सकती है, आपके एक्सक्यूज काम कर सकते हैं। तो आप यहां पे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको फैक्ट नहीं पता, आपको तथ्य नहीं पता है, आपको माफी दे दी जाएगी। आपने चोरी का सामान खरीद लिया है, आपको नहीं पता था, तो आपको कोर्ट कंसीडर कर सकता है कि ठीक है आपको माफ किया। लेकिन आपको लॉ के बारे में नहीं पता है, तो आपको भाई माफी मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है, आपको सजा होकर रहेगी, ठीक है? भाई यहाँ पे किसी को जाने की जरूरत नहीं है, अब मजाक में बताऊं, कोई फालतू की बात ना करो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्लास के बाद में बेटा मैं कमेंट देखता हूँ और मैं सबको ब्लॉक कर सकता हूँ। क्लास के बाद कोई बकवास होगी तब भी ब्लॉक कर दूंगा, यहाँ पे कोई बकवास नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपको पता है हर साल सरकार अपने खर्चे, अपनी आमदनी का हिसाब रखती है। तो अगर हिसाब रखेगी तो कोई ना कोई आर्टिकल होगा, कोई ना कोई आर्टिकल के तहत हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ऐसा ही तो होता ना, हमने अपने खर्चे बना रहे हैं, मैं अपने घर में कोई खर्च कर रहा हूं, तो मैं अपनी आमदनी का भी तो हिसाब रखूंगा, अपना खर्चा भी बताऊंगा और अपनी आमदनी का भी हिसाब बताऊंगा, और उसके तहत मैं पूरा बता दूंगा कि इतने मेरे खर्चे हैं और इतनी मेरी आमदनी है। वो आपने सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो इसका मतलब क्या है? आमदनी आपकी अठन्नी है, यानी कम रुपए आप कमाते हैं, खर्चा आपके ज्यादा है। तो ऐसा ही सरकार के पास में भी होता है। सरकार जो है हर साल अपने खर्चे का हिसाब करती है, आमदनी का हिसाब करती है, तो किस आर्टिकल के तहत करती है और किस आर्टिकल के तहत उसे पेश करती है, यह पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण
जो कि बजट कहलाता है। बजट शब्द आपको संसद में यानी आपको किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। भारत के संविधान में बजट शब्द नहीं है। वहां पे है तो क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो प्रेसिडेंट हर साल संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हैं और 3 तरह के खर्चे दिखाते हैं। क्या, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ये सारे ये खर्चे दिखाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये किसके कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत प्रेसिडेंट हर साल संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हैं। रोहित तिवारी, पंडित भाई आ चुके हैं, राधे राधे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आपको पता है कोई बच्चा यहां पे रोज दूध पीता है, ठीक है, लेकिन धूप में नहीं जा रहा है। दूध तो बहुत पी रहा है लेकिन धूप में नहीं जा रहा, तो उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी या फिर नहीं होगी, बता दी जल्दी। अगर कोई बच्चा मान लीजिए धूप में नहीं निकलता है तो उसकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी या फिर नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। तो उसे कैल्शियम की वृद्धि करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है, और मैंने आपको हिंट दे दिया है, धूप में नहीं निकलना। कौन सा विटामिन होगा? अवनीश कुमार का आंसर ए है, रोहित का आंसर डिलीट हो चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आ रहा है। जान का, तिवारी का, डिविलियर्स का, अनुप्रिया का, गौर का, रितेश का, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। विटामिन डी सन की वजह से मिलती है। हम कहेंगे कि हम जब सन में निकलते हैं, सूर्य की किरणों के पास जाते हैं, इसका मतलब सूर्य के पास नहीं जाना, बाहर निकलना होता है, धूप में निकलना होता है, तो हमें विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब बनेगी तो हमारे पास में बोन जो होंगी वो क्या हो जाती हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और स्ट्रॉन्ग बोन्स होने का मतलब क्या है, यानी क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये विटामिन जो है ना, स्ट्रॉन्ग बोन को स्ट्रॉन्ग कर क्यों रहा है? क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये विटामिन जो है हमारी हड्डियों को मजबूत कर देता है। अब मैंने कहा कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो आप रिकेट्स की बीमारी को देखेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, आपको कमजोरी होगी। तो कहेंगे सर ये रिकेट्स तो बच्चों में होता है। बिल्कुल होता है, बच्चों में अगर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो रिकेट्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप वयस्क हैं तो आपको जो बीमारी होगी उसे क्या कहा जाएगा? ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाएगा। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आप अगर अडल्ट हो जाते हैं और आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो उस रोग को ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसी वजह से ये रोग हो जाता है। आया समझ? हाँ जी, आरुषि और विटामिन डी बिल्कुल सही है। रोहित तिवारी, अवनीश कुमार, अनुप्रिया, कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल सही बात, ये भी तो बताया मैंने। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धूप की वजह से काले हो सकते हैं, उनमें मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल भाई, धूप अगर ज्यादा धूप में घूमोगे तो भी रोग हो जाएगा। कौन रोग तो नहीं होगा लेकिन स्किन काली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि आपकी स्किन के अंदर मेलानिन बढ़ जाता है, और जब मेलानिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपका डार्क कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। 2011 की जनगणना आती है, बिल्कुल आती है। आने के बाद क्या होगा? जन्म के समय किस राज्य में आयु संभाविता सबसे अधिक है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जा रही है, यहां पे जीवन के प्रत्याशा की बात की जा रही है। तो हम यहां पे कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात अगर की जाएगी तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितना है और यहां पे सबसे ज्यादा कहां पर है। तो आप कहेंगे कि सर भारत की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि भारत में जब आशीर्वाद लेते हैं तो सबसे पहले इसी का आशीर्वाद दिया जाता है। क्या कहा जाता है? जुग जुग जियो बेटा, कहा जाता है ना। तो आप भाई जितने भी हैं आप लोग भी जुग जुग जियो। इसी के साथ में कहा जाता है बेटा आपकी हजारी उम्र हुए। इसका मतलब क्या है?
आपका यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। वो एक दुआ के रूप में निकलती है, ऐसा नहीं है बढ़ा दी जाती है, एक दुआ होती है कि बेटा तुम ज्यादा जियो, लंबी उम्र की दुआ होती है। और यहाँ पे इसी वजह से इंडिया की अगर बात की जाएगी तो इंडिया में 2011 की जो जनगणना होती है, उस जनगणना के तहत हमारे पास में ये जो रेट निकल के आती है वो 67 की निकल के आती है। और 67 की जो एज होती है, तो 67 की एज तक जो इंडिया में लोग हैं वो रहते हैं, यानी जिंदा रहते हैं, एक एवरेज है। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा कहां पे है? तब आपका आंसर होगा सर केरला में है। वहां पे एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 74 साल की है। तो यहां पे लोग जो हैं 74 साल तक जीते हैं, एक एवरेज है, कोई ये ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर बेटर है, यहाँ पे जीवन की प्रत्याशा ज्यादा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये केरल वही है जहां पे एजुकेशन ज्यादा देखने को मिलती है, साक्षरता देखने को ज्यादा मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जीवन प्रत्याशा देखने को ज्यादा मिलती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयुष्मान भव, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आयुष्मान भव भी कहा जाता है, वो इसी के लिए बोला जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है? मान लीजिए जैसे आपके टाइम पे आपने देखा होगा, हाल ही में हमारे यहाँ पे एक बीमारी आई थी, पूरे वर्ल्ड में आई थी, कोविड की बीमारी, कोरोना। अब कोविड के टाइम पे हुआ क्या था? हम लोगों के पास में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं थी जिससे क्या किया जाए, इस रोग को कम करने की कोशिश की जाए या इस रोग से बचने की कोशिश की जाए। फिर क्या आता है? तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, यानी जो आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन था दवाओं के मामले में, वो क्या निकल के आता है? एक तरीके से उभर के आता है। जिसने क्या कहा? जिसने कहा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा नया रोग आ जाए तो उसकी वैक्सीन सबसे पहले से तैयार करनी है, यानी पहले से तैयार करके रखना है कि ऐसा रोग आ सकता है। तो इस वजह से क्या हो सकता है? इस वजह से हम उसे यहाँ पे उस रोग को खत्म करने के प्रयास कर सकते हैं। और इसी में एक है, इनमें से कोई एक जो इसमें काम करता है। तो बताइए कौन सा होगा? कोवैक्स अलायंस बताया है। मोहिनी मिश्रा का आंसर बी है। अवनीश कुमार केरल, अरे अवनीश भाई पुराने क्वेश्चन पे पढ़े हो तुम। आकाश का आंसर डी है। एबी डिविलियर्स बता रहे हैं कोवैक्स, रोहित तिवारी का कोविशील्ड। भाई ये तो दवाओं के नाम बता रहे हो। आप यहां पे देखेंगे जब कोवैक्स की बात करते हैं तो कोवैक्स अलायंस यहां पे क्या करता भाई? जो कोविड की वैक्सीन थी ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पहले वैक्सीन बनाने की। हमें पहले से वैक्सीन तैयार रखनी होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जब हम यहां पे कोवैक्स की बात करेंगे तो ये कोविड की वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाई गई एक योजना थी, एक आपका अलायंस था। दूसरा आपका बात करेंगे गावी की, GAVI, ये आपका वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जब बात करेंगे यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए की, जिसे CEPI कहते हैं, इसे ही कहा जाता है कॉलिएशन फॉर एपेडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको किसी भी आने वाली जो भी आपके आने वाली बीमारी है उसके इनोवेशन के लिए। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो क्या कहेगा? जो ये कहेगा कि आप पहले से तैयार रहो। यहां पे आपको क्या करनी पड़ेंगी? फ्यूचर के लिए वैक्सीन बनानी पड़ेंगी। और आपको पता है कि कई सारे वायरस हैं हमारे पास में, तो आपने नाम सुना होगा एक वायरस जिसे कहते हैं निपाह वायरस, आपने नाम सुना होगा एबोला वायरस, कोविड भी आपका एक वायरस। ये भी क्या है? इनकी वैक्सीन पहले से तैयार करनी पड़ेगी। आपको इनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि ये आएगी तभी बनाएंगे, नहीं, पहले से तैयार करना है। तो ये प्रोग्राम आपका CEPI कहलाता है, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। बाकी आपके एक प्रोग्राम है, कोई इम्यूनाइजेशन का है यानी वैक्सीन लगाने का है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर तो ए होगा, बिल्कुल यही आंसर होगा। मोहिनी मिश्रा का भी आंसर ए है। AB डिविलियर्स कह रहे हैं HMPV वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। अब बात आती है 15 की। अब आपको क्या कराना है? डिस्ट्रिक्ट में चुनाव कराना है। अब डिस्ट्रिक्ट में चुनाव कराना है तो हमें कोई ना कोई अधिकारी बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑफिशियल बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसको अपॉइंट करने वाला कौन होगा? मैंने कहा कि आपको चुनाव कराने हैं तो मैंने बना दिया DEO। ये क्या होता है? हमें डिस्ट्रिक्ट के ही तो चुनाव कराने हैं, तो हमने बना दिया DEO। इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो कहीं पर भी चुनाव होंगे,
किसी जिले में चुनाव होंगे तो वहां के लिए हम डीईओ बनाते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला चुनाव अधिकारी के रूप में नामित करता है। यानी कोई एक अधिकारी है, उसे जिला चुनाव अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डीईओ डेजिग्नेट करने का काम इनमें से कौन करेगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आंसर दिया है आकाश ने, अवनीश ने, आकाश और रोहित तिवारी, ऋतु कुमारी, एबी डिविलियर्स, सब ने आंसर दे दिया है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डीईओ चुना जाता है। जो उस स्टेट में ऑफिसर होगा उसको डीईओ डेजिग्नेट कर देगा, जिससे क्या होगा, वो उसकी देख रेख करेगा। ठीक है, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चुनाव करवाना है तो बड़ी जिम्मेदारी किसकी? डीईओ की। और डीईओ कौन चुनेगा? वो चुनेगा आपका ईसीआई। आया समझ? हाँ जी बिल्कुल सही है अवनीश, आंसर ए नहीं होगा। गृह मंत्री क्यों चुनेगा अवनीश भाई? गृह मंत्री कहां से आ गया? गृह मंत्री का काम थोड़ी है चुनाव वुनाव वगैरह देखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भाई चेक तो आपने बहुत सारे जमा करे होंगे बैंक में, और जब बैंक में चेक जमा करते हैं तो बैंक जल्दी से उसे पढ़ देख के आपको वेरीफाई करके भेज देता है। क्या कोई उसे मैन्युअली पढ़ता है कि हाँ बिल्कुल सही है? क्या किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ा जाता है? तो यही आपका क्वेश्चन है कि बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? मैन्युअली नहीं पढ़ा जा रहा, टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ा जा रहा है। बैंक जल्दी जल्दी चेक को वेरीफाई कर देता है। कैसे करता है? तो कोई टेक्नोलॉजी होगी इन चारों में से, तो वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो भी फास्ट है, सिक्योर है, सिक्योर रीडिंग है। तो जल्दी से आंसर दिए, क्या आंसर होना चाहिए? आकाश का आंसर आया है डी, रोहित तिवारी का डी आया है, सॉरी सर बोल रहे हैं अवनीश, कोई बात नहीं है। इसके बाद भाई आंसर तो दो, जितने भी लोग जुड़े हुए उतने तो आंसर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी मैं बता दूं, आपने देखा होगा चेक जो है, इस चेक के नीचे ना नंबर लिखे होते हैं, देखिए ना, चेक के नीचे आपको ब्लैक कलर में नंबर लिखे दिखाई देते हैं। कुछ शुरुआत के जो अक्षर होते हैं, शुरुआत के जो नंबर होते हैं, उन्हें चेक नंबर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद का जो नंबर होता है ना, वो आपका यहां पे क्या है, एक कोड होता है। और उस कोड को पढ़ने के लिए हमारे पास में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, MICR, जो कि हमारी रीडिंग करता है उस चेक की, और बहुत ही फास्ट तरीके से रीडिंग करता है MICR। तो चेक के नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उसमें से जो बीच वाला नंबर होता है, ये नंबर हमारे क्या करते हैं, इन्हीं कोड के द्वारा इस चेक को वेरीफाई किया जाता है। डी आंसर हो गया, बिल्कुल डी ही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। खाना तो आप सभी खाते होंगे, बिल्कुल खाते हो। अब ये क्या कहता है कि पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है, जो मुख्य रूप में किसके टूटने में मदद करता है? सीधी सीधी बात है, आपने खाना खाया, खाना खा लिया, उसे डाइजेस्ट कौन करेगा? आप कहेंगे सर पेट करेगा। ठीक है, मैंने मान लिया, खाना खाया, फूड पाइप के द्वारा खाना कहाँ गया? स्टमक में गया, पेट में गया। पेट में क्या है? पेट में तो HCl है। हमारे पास में क्या है? आमाशय है, यानी स्टमक है। स्टमक से किसी का, यानी किसी केमिकल का जो स्राव होता है उसे हम कहते हैं HCl। खाने के साथ में HCl का मिलना क्या कहलाएगा? खाने को कैसा बना देगा? एसिडिक बना देगा। अब खाना अगर एसिडिक है, जब ये छोटी आंत में जाएगा तो क्या हो सकता है? छोटी आंत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके लिए बेस की अभिक्रिया करानी पड़ेगी, यानी एसिड के साथ में बेस लाना पड़ेगा, क्षार लाना पड़ेगा अम्ल के साथ में। और क्या बनेगा? एक सॉल्ट जो बनेगा ना, यहां पे वो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल कर देगा उसे। क्या कर देगा भाई? न्यूट्रल कर देगा। ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो क्या होगा? पेट में अगर एसिड है तो आगे जाएगा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने से पहले काम करते हैं कौन? हमारा लीवर काम करता है। कौन काम करता है? लीवर काम करता है। और ये लीवर क्या करेगा? बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। और बाइल जूस का सेक्रेशन करेगा, ये कहाँ जमा कर देगा? गॉल ब्लैडर में जमा कर देगा। कहाँ जमा कर देगा? गॉल ब्लैडर में जमा कर देगा। और गॉल ब्लैडर से जब स्टोर हो जाएगा बाइल जूस, तो डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन एक और काम करता है, कौन? पित्ताशय। ये क्या है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या करते हैं? कहते हैं पित्ताशय कहते हैं।
बोल रहा है कि पित्त रस जो है ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो किसके टूटने में मदद करेगा? एक तो ये खाने को बेस कर रहा है, खाने को कैसा कर रहा है? बेस नेचर का बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर इसे न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वाइल्ड जूस क्या करेगा? इनमें से किसका पाचन करने में काम करेगा? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? फैट का पाचन। बिल्कुल, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये फैट का पाचन करता है। ये इसके यानी ऑयली खाना अगर खा रहे हो तो वो पाचन कैसे होगा? वो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से यहाँ पे फैट का पाचन होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। लेकिन एक होता है हमारा पैनक्रिएटिक जूस, जिसे क्या कहा जाता है? जो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का तीनों का डाइजेशन कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी 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 सबका डी आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। भाई हमारे यहाँ पे युद्ध होते हैं, बिल्कुल हुए थे। एक ऐसा युद्ध हुआ था जहां पे अंग्रेजों ने बंगाल पर कंट्रोल कर लिया था। तो सर यहाँ पे तो बक्सर की बात की जा रही है, तो क्या वो बक्सर का युद्ध होगा? नहीं भाई, इससे पहले युद्ध होता है हमारा प्लासी का। किसका युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में यानी 1757 में अंग्रेजों के द्वारा जीत जाने के बाद में बंगाल पर क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं ये भाई? बंगाल पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से ही नींव पड़ती है किसकी? शासन की, अंग्रेजी शासन की। फिर टाइम आता है किस तरह? 1764 का। कौन सा टाइम आता है? 1764 का। 1764 में नवाब जो था इनके द्वारा जो बनाया गया था, मीर कासिम। तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम, यानी बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासन किसके पास? शाह आलम के पास में। ये तीनों मिलके क्या करते हैं? हेक्टर मिनरो यानी ब्रिटिश के साथ में युद्ध करते हैं। और इसी युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। जीत किसकी होगी? ब्रिटिश की हो जाती है। और अगर युद्ध होगा, ब्रिटिश कोई युद्ध जीतेगा तो वो क्या करेगा? एक ट्रीटी करेगा, संधि करेगा। और संधि में क्या कहेगा कि ऐसा करो, अब मुझे दीवानी अधिकार दे दो, मुझे रिवेन्यू के राइट दे दो, मुझे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रेवेन्यू के राइट दे दो, मेरे पास में कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। और ये सी ट्रीटी कौन सी कहलाती है? तो ट्रीटी कहलाती है इलाहाबाद की ट्रीटी। ऑप्शन नंबर बी आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में होती है। बक्सर के युद्ध के बाद में ट्रीटी की जाती है। यहाँ पे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और इसके अलावा मुगल साम्राज्य जो जिनके पास में था, ये तीनों मिलके हेक्टर मुनरो से लड़ते हैं। ब्रिटिश का लीडर कौन? हेक्टर मुनरो। और हार जाते हैं और बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश की जीत हो जाती है। उसके बाद में ट्रीटी होती है जहाँ पे दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं ब्रिटिश। तो आंसर क्या हो जाएगा? जान का वेलकम, बिल्कुल डी आंसर है। आकाश भाई तुम लोग, चित्रांशी का आंसर ए है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और ये ट्रीटी होती है 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि है भाई। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि है। यहां से अंग्रेज हमारे पास में पूरी तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो अभी आपने यहाँ पे लड़ाई वड़ाई आपकी चलती रहती है और रोजाना होती है, ये मैं देखता हूँ। लेकिन अगर घर में हो जाए, घर में कोई पति है या परिवार का कोई सदस्य है, किसी महिला पर दबाव करता है, दबाव डालता है, मारपीट करता है, तो कानून में इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में इनमें से क्या शामिल नहीं होगा। तो घरेलू हिंसा का जो एक्ट है उसमें क्या शामिल होता है? आपका फिजिकल हैरेसमेंट शामिल होता है। ठीक है, फिजिकल के अलावा आप यहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट अगर करते हैं तब भी आप पर कानून लागू होता है। अगर आप यहाँ पे पैसे का दबाव बनाते हैं यानी आप उससे दहेज का कारण बनाते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एब्यूज देते करते हैं, तो ये भी इसमें काउंट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे उसको इमोशनल करने का प्रयास करते हैं या फिर उसे मेंटली टॉर्चर करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम साइकोलॉजिकल एब्यूज कहते हैं, तो आप पर तब भी कार्रवाई हो जाएगी। इसके अलावा और क्या होगा? अगर आप सोशल यानी किसी समाज के सामने उसे गाली देने का प्रयास करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तब भी आप पर घरेलू हिंसा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और ये प्रोटेक्शन है वुमेन के लिए, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस
2005 एक्ट के तहत घरेलू हिंसा एक्ट में शामिल होता है। तो इसमें कौन शामिल नहीं होता है? इसमें क्या पूछा है? शामिल नहीं होगा। अच्छा, सोशल एब्यूज, ये आंसर आया है। सोशल एब्यूज जो है वो इसमें शामिल नहीं होता, सामाजिक शोषण जो है वो इसमें शामिल नहीं होता। मैंने लिख दिया था लेकिन इसमें नहीं होता, सोशल एब्यूज होगा। नहीं पूछा है। दहेज वाला अलग है, दहेज प्रथा कानून तो अलग है, इसमें क्यों आएगा? भाई दहेज प्रथा वाला कानून भी इससे लिंक होता है। यानी अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक एब्यूज देते हैं, यानी उसको दहेज के लिए मारपीट करेगा ना, दहेज के लिए भी तो मारपीट करेगा ना, तो मारपीट करने पर भी यही एक्ट लागू हो जाता है फिर। चलिए, सोशल एब्यूज होगा, सोशल एब्यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे साइकोलॉजिकल एब्यूज में ही अकाउंट हो जाता है सोशल एब्यूज। क्योंकि आप यहाँ पे समाज के सामने उसे गाली दे रहे हो, समाज के सामने उसे यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसे साइकोलॉजिकल एब्यूज देने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए इसका सोशल एब्यूज आंसर होगा। ठीक है, नहीं है, सोशल एब्यूज ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है आपका 20। आपने देखा होगा कि नदियां जो है ना समुद्र में जाके मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। भाई कहीं से नदी निकलेगी समुद्र में ही तो जाएगी। जैसे आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे क्या कि नदियां आती हैं, नदियां या तो इधर जा रही होती हैं या फिर नदियां इधर जा रही होती हैं। तो ये तो आपका अरब सागर है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो आप बताइए नदियां जाएंगी कहाँ पे? सागर में ही जाने वाली हैं, नदी समुद्र में ही मिलेगी। लेकिन मिलने का तरीका इसका अलग होता है। यही है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उस स्थान पर एक संक्रमण क्षेत्र बनाता है जहां नदी समुद्र के साथ में मिलती है। जब समुद्र के साथ में मिलेगी तो यहां पर बस दो ही चीजें बनती हैं, एक आपका होती है एस्चुरी और एक होती है आपका डेल्टा। तो आप यहां पे नदियों को देखेंगे तो अगर एस्चुरी बनाएगी तो डायरेक्ट जाके मिल जाती है, ज्यादा बड़ा डेल्टा नहीं बनाती। यानी डेल्टा नहीं कह सकते उसे, छोटा सा डेल्टा होता है, छोटी सी यहाँ पे धाराएं आपको दिखती हैं। तो इस वाले एरिया में आपको छोटी छोटी धाराएं दिख रही होंगी, तो ये जाके मिल रही है। ये क्या है? ये एस्चुरी का पार्ट है। लेकिन आपका हाथ का पंजा टाइप का बना दिया उसने बहुत बड़ा सा, तो इसे क्या कह देंगे? इसे हम डेल्टा कहते हैं। एक जाल बना देता है, एक नेटवर्क बना देता है। लेकिन इनमें से क्या बनेगा? इनमें से एक एस्चुरी बनेगी, जिसकी वजह से आपके ज्वारीय प्रभाव होते हैं, वहां का वाटर ब्रैकिश हो जाता है, हल्का खारा हो जाता है, एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ? दहेज की डिमांड तो शादी से पहले की जाती है। भाई शादी से पहले दहेज की डिमांड की जाती है, लेकिन शादी के बाद दहेज के लिए पीटा जाता है। दोनों चीजों में फर्क है। डिमांड करना अलग है, उसके लिए पीटना अलग है। अब मारपीट तो शुरुआत में करेगा नहीं, बाद में ही तो करेगा। भाई उसे और चाहिए, उसे नहीं मिला उतना, उसे और चाहिए। वो कह रहा है मैं और चाहता हूं, मैं इतना चाहता हूं, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो वो क्या करता है? वो इस चीज पर मारपीट पे उतारू हो जाता है, तब वो लागू होगा। भाई सोशल एब्यूज ही होगा, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ जी बिल्कुल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ? ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट होता है। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी है, इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका क्या फीडबैक है और आपने आज क्या सीखा है। अगर ये चीजें आपके अगर आ चुकी हैं तो भाई बताइएगा जरूर। बाकी का मैं बता दूं कि आप यहाँ पे रीजनिंग के लिए जुड़ सकते हैं, आप मैथ्स के लिए 11:30 बजे जुड़ सकते हैं, आप जीके के लिए 12:30 बजे जुड़ सकते हैं, इसके बाद आप शाम को 9 बजे हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो बैच लेने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे आपको एक बैच मिल जाएगा जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। और ये बैच आपको अभी प्रेजेंट में इस ऑफर के साथ में 599 की जगह पे 99 रुपए में मिल रहा है। तो भाई फायदा उठा लो, फायदा उठा लोगे तो आपको ये अभी फायदा मिल जाएगा। बाद में मत कहना कि सर वो बैच जो 99 वाला था वो हमें अब मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आप ले सकते हैं। 99 में आपका ये बैच है, बहुत ही खास बैच है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एक एक चीज को यहाँ पे पूरी तरीके से उसको पॉइंटों के साथ में पूरी तरीके से डिटेल के साथ में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिससे चीजें सामने वाले को समझ में आए, जिससे वो टॉपिक उसके समझ में आए। तो भाई देर किस बात की, फोन उठाइए,
डाउनलोड करिए यादविन स्मार्ट क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए और फिर एक बैच खरीद डालिए जो कि मात्र 99 में मिलने वाला है, चाणक्य 2.0 बैच। ये बैच आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, जल्दी करिएगा क्योंकि ये बैच जो है वो बार बार नहीं मिलने वाला, फिर मत कहना कि सर हमें बैच नहीं मिल पाया। ठीक है, नाइस क्लास भाई, थैंक यू एबीटी प्लेयर्स। गुस्सा आने पर अखिल सर की क्लास कब होगी बेटा? अखिल सर जब आ जाएंगे तब क्लास हो जाएगी, अभी थोड़ा सा बिजी हैं। ऐप का नाम बता तो दिया भाई, बाई एससी एप्लीकेशन, बाई एससी ऐप आपको डाल देना है, आपको ऐप का नाम दिख जाएगा। आप याद याद रखना है, बाई एससी ऐप पूरा नाम लिखना है, तब आपको वहां पे चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, आरुषि और मनीष कुमार शर्मा, हाँ जी मेरा नाम है मनीष कुमार शर्मा, मैं ही हूँ मनीष कुमार शर्मा। ठीक है, थैंक यू जान, थैंक यू आकाश, थैंक यू चित्रांशी, जय इसी के साथ में जय परशुराम। ठीक है रोहित तिवारी, जय परशुराम। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है ये क्लास रोजाना 12:30 बजे मिलती है, तो आप रोजाना इस क्लास में जुड़िएगा। बाकी आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी, मुझे ना भाई बता तो दिया आकाश, मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है। दोबारा से बताऊं, लोग लिख भी रहे हैं मनीष कुमार शर्मा, आपका नाम ही पूछा है, बता तो दिया। सर क्लास बहुत अच्छी होती है, बस कुछ असामाजिक तत्व क्लास में आ जाते हैं, वो मूड खराब कर जाते हैं। बेटा एक चीज याद रखना, असामाजिकता तब हमें लगती है जब हम दूसरे का रिप्लाई करने लगते हैं। तो भाई अगर आपको लग रहा है ये असामाजिक है तो रिप्लाई क्यों करना? कुछ चीजें अपने आप पर होती हैं, दूसरों पर मत ये बदला करो कि ये उसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। अगर हम उस चीज को सहन कर रहे हैं, अगर हम उस चीज पर भी फोकस कर रहे हैं, हम उस चीज पर रिप्लाई कर रहे हैं, तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई बात नहीं करनी है, तो यहाँ पर बाकी की बकवास बाद में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी टाइम पर 12:30, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।